Students, in the last lecture, we have discussed the risk structure effect of the interest rate. What we have learned in the previous lecture was how risk associated factors affect the interest rate. What were the factors that were involved in the risk structure? Were default risk, the liquidity risk, and the income tax consideration risk. किस तरीके से ये तीनों फैक्टर्स जो हैं इंडिविजुअली भी और जब हम इनको मर्ज करके चेक कर रहे थे तो ये किस तरीके से इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करते हैं, किस तरीके से प्राइस फ्लक्चुएशंस जो हैं बॉन्ड की प्राइस फ्लक्चुएशंस होती हैं और वो अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट कर रही होती हैं. इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस टर्म स्ट्रक्चर इफेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स. Term structure basically define the period or the tenure which is associated with the bond. To up to what extent you are going to hold the bond represent the term structure of the bond. तो term structure of the bond किस तरीके से interest rate को affect करता है, हम इस वाले लेक्चर में इस चीज को डिस्कस करेंगे. Now go through this graph. What you are viewing is that 20-year bond averages given is 3 to 5 year averages given है, उसके बाद 3 months bill की averages given है और ये जो कर्व्स हैं ये शो कर रही हैं कि किस तरीके से ये से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सपोज करते हैं 20 ईयर बॉन्ड एवरेज को, तो ये जो रेड लाइन है यील्ड कर्व रिप्रेजेंट कर रही है कि 20 ईयर बॉन्ड किस तरीके से फ्लो कर रहा है थ्रू आउट द ईयर्स. ठीक है, अब 1980 में इसका इंटरेस्ट रेट में भी राउंड अबाउट 14% है, उसके बाद 1990 में ये इंटरेस्ट रेट 8 और 10 के दरमियान में है. तो ये शो कर रहे हैं, यील्ड कर्व शो करती हैं कि आपका बॉन्ड जो है वो उस मेच्योरिटी के साथ या उस टाइम लेंथ के साथ किस तरीके से इंटरेस्ट रेट में चेंजेस लेकर आता है. तो टर्म स्ट्रक्चर इफेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट रेट, द बॉन्ड्स विद आइडेंटिकल रिस्क, liquidity and tax characteristics may have different interest rates because the time remaining to maturity is different. इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन तीनों बॉन्ड्स का जो कि 20 ईयर है, 3 ईयर है और 3 मंथ्स बिल्स हैं, अगर इन तमाम का लिक्विडिटी रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क और टैक्स कंसिडरेशन को हम कांस्टेंट कर दें कि मतलब इन तीनों के का रिस्क फैक्टर जो है वो सेम है, तो भी इनके इंटरेस्ट रेट में क्यों फ्लक्चुएशन है, उसकी रीजन ये है कि इनकी जो लेंथ है इन शेयर्स की वो इफेक्ट कर रही है इनके इंटरेस्ट रेट को. इसका मतलब ये है कि रिस्क के साथ साथ जो आपका मेच्योरिटी का पीरियड होता है वो भी इफेक्ट करता है कि आपका बॉन्ड जो है वो कितना इंटरेस्ट रेट जो है वो कैरी कर रहा होगा और किस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते रहेंगे. तो आपके टर्म स्ट्रक्चर में एक चीज तो ये हो गई कि विद द आइडेंटिकल रिस्क एसोसिएटेड विद द बॉन्ड, आपका बॉन्ड फिर भी डिफरेंट इंटरेस्ट रेट को कैरी कर सकता है और उसकी रीजन है कि उसकी मेच्योरिटी या उसकी टाइम लेंथ जितने अरसे के लिए वो इशू हुआ हुआ है. दूसरी चीज है यील्ड कर्व. Yield curve is basically a plot of the yields on bonds with differing terms to maturity, but the same risk, liquidity and tax consideration. जो इस वाले ग्राफ में ये कर्व्स हैं ये आपकी यील्ड कर्व्स हैं जो शो कर रही हैं कि 20 ईयर बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट जो है 4% है, जबकि इसका रिस्क एसोसिएटेड विद दिस बॉन्ड इज सिमिलर टू द रिस्क एसोसिएटेड विद 3 to 5 ईयर एवरेजेस बॉन्ड. ठीक है, जबकि इसी पॉइंट पर उसका जो 3 ईयर वाला बॉन्ड है ऑलमोस्ट वो भी सेम इंटरेस्ट रेट कैरी कर रहे हैं. अगर आप 1960 वाले पॉइंट पे देखें तो 3 ईयर बॉन्ड हायर इंटरेस्ट रेट कैरी कर रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ द 20 ईयर बॉन्ड. तो इस तरीके से आपका टर्म स्ट्रक्चर जो है वो भी इंटरेस्ट रेट को डिफाइन करता है. अब यील्ड कर्व कैन बी अपवर्ड स्लोपिंग, फ्लैट और द डाउनवर्ड स्लोपिंग. वो किस तरीके से आइडेंटिफाई होती हैं कि आपकी अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व मींस दैट योर लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी बॉन्ड इज हैविंग अ हायर इंटरेस्ट रेट देन योर शॉर्ट टर्म बॉन्ड. ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब होगा कि आपका लॉन्ग टर्म बॉन्ड इंटरेस्ट रेट जो है इज हायर देन द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बॉन्ड. फ्लैट मींस दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्ड्स इंटरेस्ट रेट, कि आपका जो शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट रेट है और लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट रेट है जो दोनों के दोनों सेम है. डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है,
when your short term interest rate bond is higher than the long term interest rate bond, कि आपके शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट का रेट जो है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड का रेट वो ज्यादा है आपके लॉन्ग टर्म बॉन्ड से, तो आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व होती है। टर्म स्ट्रक्चर का इफेक्ट, जिस तरह हमने रिस्क का इफेक्ट चेक किया था, तो हमने कहा था कि 3 डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं रिस्क के साथ, जबकि टर्म स्ट्रक्चर में 3 फैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट फैक्ट इज इंटरेस्ट रेट्स ऑन बॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटीज मूव टुगेदर ओवर टाइम, ठीक है। सेकेंड इज व्हेन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर लो, yield curves are more likely to have an upward slope, ठीक है। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपकी अपवर्ड स्लोपिंग होगी। व्हेन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, yield curves are more likely to slope downward and be inverted, whereas fact 3 is yield curves almost always slope upward। ये 3 फैक्ट्स जो हैं, ये टर्म स्ट्रक्चर इंटरेस्ट रेट्स की जो फिलोसफीज हैं या थ्योरीज हैं, वो इन 3 फैक्ट्स को जो है समराइज करती हैं, इनको डिफेंड करती हैं। नाउ वो 3 थ्योरीज कौन सी हैं और वो किस तरीके से इन फैक्ट्स को जो है डिफेंड करती हैं, लेट अस डिस्कस दिस। Besides explaining why yield curve take on different shapes at different times, कि वो कभी upward sloping हो रही है, कभी flat हो रही है, कभी downward slope हो रही है, उसके अलावा good theory of the term structure of interest rate must explain the 3 facts which are associated with the term structure of interest rates। तो first theory कौन सी है term structure की? This is expectations theory। expectations theory basically fact 1 और 2 को defend करती है। मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी फैक्ट 3 को डिफेंड करती है, और लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी जो है वो फैक्ट 1, 2 एंड 3 तीनों को डिफेंड करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फैक्ट्स गिवन है कि इंटरेस्ट रेट और जो बॉन्ड्स विद डिफरेंट मैच्योरिटीज होते हैं वो ओवर द टाइम मूव करते रहते हैं। दूसरी है कि आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है यील्ड कर्व, एंड थर्ड इज दैट द यील्ड कर्व्स ऑलमोस्ट ऑलवेज स्लोप अपवर्ड। तो इन 3 फैक्ट्स को इन 3 डिफरेंट थ्योरीज के थ्रू डिफेंड किया जाता है, और आपकी एक्सपेक्टेशंस थ्योरी जो है वो फर्स्ट 2 फैक्ट्स को डिफेंड करती है, मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी फैक्ट 3 को करती है, और लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी इन तीनों फैक्ट्स को डिफेंड करती है। एक्सपेक्टेशंस थ्योरी बेसिकली क्या होती है? द इंटरेस्ट रेट ऑन अ लॉन्ग टर्म बॉन्ड will equal an average of the short-term interest rates that people expect to occur over the life of the long-term bond। Expectation theory basically means कि आपका जो long term bond का interest rate होता है वो almost equal होता है to the average of the interest rates of the short-term bonds। Say for example आपने एक bond carry किया जो कि जिसकी 1 साल की मेच्योरिटी थी, ठीक है, उसका इंटरेस्ट रेट है 10%, ठीक है। उसके अलावा एक और बॉन्ड है जिसकी 3 इयर्स की मेच्योरिटी है और उस पे इंटरेस्ट रेट आप रिसीव कर रहे हो 12% का, ठीक है। अब जो बॉन्ड 3 साल की मेच्योरिटी वाला है वो 12% कैरी कर रहा है, जो बॉन्ड 1 ईयर की मेच्योरिटी वाला है वो 10% कैरी कर रहा है, ठीक है। अब वही बॉन्ड जो 1 ईयर मेच्योरिटी वाला था वो नेक्स्ट ईयर में से फॉर एग्जांपल 16-17% कैरी कर रहा है, ठीक है। उससे नेक्स्ट ईयर में वो से फॉर एग्जांपल 15 और 18% कर रहे हैं। तो आपने करना क्या है, जो भी 1 ईयर के बॉन्ड्स जितने भी हुए जो उनका इंटरेस्ट रेट होगा आप उसको ऐड ऑन करके 3 पे डिवाइड करें, तो आपके पास एक एवरेज रिटर्न जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन थ्योरी सेज that the average return of these short term bonds is always equal to the interest rate of the long term bond, ठीक है। तो आपका जो बायर होगा उसकी इंटेंशन टुवर्ड्स परचेजिंग द बॉन्ड जो है वो उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न को लेकर होती, और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स का एज पर एक्सपेक्टेशन थ्योरी जो है वो सिमिलर होता है, ठीक है। आपने एक बॉन्ड खरीदा 2 साल मेच्योरिटी वाला, 10% उसका इंटरेस्ट रेट था, जैसे फॉर एग्जांपल उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो 15% था। उसके बाद आपने 1 ईयर का बॉन्ड खरीदा, उसका इस साल का इंटरेस्ट रेट है 10%। अगले साल फिर एक साल का मेच्योरिटी का बॉन्ड खरीदा, उसका इंटरेस्ट रेट है 20%। जब आपने इन दोनों को एड ऑन करके डिवाइड किया 2 से, तो आपका इंटरेस्ट रेट का एवरेज निकला 15%।
whereas you are holding another bond of 2 years maturity which is having an interest rate of 15%. तो इसका मतलब हुआ कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड की एवरेज रिटर्न और लॉन्ग टर्म बॉन्ड का एवरेज रिटर्न सिमिलर हुआ, which is explained by the expectations theory. Now, the key assumption behind this theory is that buyers of bonds do not prefer bonds of one maturity over another, so they will not hold any quantity of a bond if its expected return is less than that of another bond with a different maturity. ठीक है, की assumption क्या आ रही है कि buyer of the bond do not prefer bonds of one maturity over another. मतलब कि आपने 2 साल वाला लिया या 1 साल वाला लिया, उसमें कोई भी प्रेफरेंस नहीं है क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों का ही सिमिलर है, तो आप कोई सा भी बॉन्ड जो है वो परचेज कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हम इसी को ही कंटिन्यू करते हैं, इट मीन्स दैट दीज आर द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वन एंड अदर। ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्या अंडरस्टैंडिंग क्या होती है या मीनिंग क्या होता है कि आप एक चीज, दो चीजों में से कोई सी भी एक चीज ले लें, वो एग्जैक्टली सेम आपको सर्विसेज सर्व करेगी जो कि दूसरी चीज कर रही है। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि दोनों बॉन्ड्स में से कोई भी मेच्योरिटी हो, चाहे 1 ईयर की हो चाहे 3 ईयर मेच्योरिटी वाला हो, आप दोनों में से कोई सा भी बॉन्ड ले लें क्योंकि दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो सेम होगा। तो एक्सपेक्टेशन थ्योरी जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के एजम्पशन को फॉलो करती है। अब हम कंसिडर ये करते हैं कि एक्सपेक्टेशन थ्योरी में परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से रोल प्ले करता है। लेट परचेज अ 1 ईयर बॉन्ड एंड व्हेन इट मैच्योर्स इन 1 ईयर परचेज एन अदर 1 ईयर बॉन्ड। ठीक है, और सेकेंड इज परचेज अ 2 ईयर बॉन्ड एंड होल्ड इट अंटिल मेच्योरिटी। दोनों के दोनों में से कोई सी भी एक को चूज कर लें, वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है ऑफ द अदर ऑप्शन। फर्स्ट number one option is the perfect substitute of second option and second option is the perfect substitute of the first option, कि दोनों सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न देंगी, इसलिए आप दोनों में से किसी को भी ऑप्ट कर सकते हो। तो एक्सपेक्टेशन थ्योरी, द करंट इंटरेस्ट रेट ऑन अ 1 ईयर बॉन्ड इज 9% and you expect the interest rate on the 1 year bond next year to be 11%. What is the expected return over the 2 years? ठीक है, 2 years में कितना होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न? What interest rate must a 2 year bond have to equal the 2 1 year bonds? कि आपका सबसे पहली चीज तो ये कि जो 2 साल के बॉन्ड्स होंगे या पहले तो ये आपको कितना इंटरेस्ट रेट देंगे, दूसरी चीज कि आपका जो 2 ईयर मेच्योरिटी वाला बॉन्ड हो उसका कितना इंटरेस्ट रेट या एक्सपेक्टेड रिटर्न होना चाहिए कि वो इसके इक्वल हो सके। तो solution will be the expected return over the 2 years will average 10% per year। वो किस तरीके से होगा कि 9% और 11% को आप एड ऑन करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे to have the average which will be 10%। Now the bondholder will be willing to hold both the 1 and 2 year bonds only if the expected return per year of the 2 year bond equals 10%. Therefore, the interest rate on the 2 year bond must equal 10%. ठीक है, the average interest rate on the 2 year bonds, graphically we have this picture कि आप किस तरीके से 2 year bond जो है 1 year plus 1 year को होल्ड करते हो तो आप 10 years ऑन एवरेज अर्न कर पाते हो। इसी तरह से अगर आपका 2 year मेच्योरिटी वाला बॉन्ड आपको 10 years का रिटर्न दे रहा होगा तो वो भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा इन 2 साल के 2 बॉन्ड्स का। दिस इज व्हाट आवर एक्सपेक्टेशन थ्योरी सेज कि आपके पास आपका जो 1 ईयर शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी बॉन्ड है उसकी एवरेजेस विल बी इक्वल टू द लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी एवरेजेस। अब एक्सपेक्टेशन थ्योरी किस तरीके से फैक्ट 1 और फैक्ट 2 को डिफाइन करती है। फैक्ट 1 इज इंटरेस्ट रेट्स ऑन बॉन्ड्स विद डिफरेंट मेच्योरिटीज मूव टुगेदर। इंटरेस्ट रेट्स ऑन बॉन्ड्स विद डिफरेंट मेच्योरिटीज मूव टुगेदर। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म या डिफरेंट मेच्योरिटी वाला बॉन्ड है वो सिमिलर कैरी करते हैं इंटरेस्ट रेट विद वन एंड अदर। ठीक है, जैसे आपका जो लॉन्ग टर्म का बॉन्ड है और आपका शॉर्ट टर्म बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरेज करता है और मूव करता है
ताकि वो उतनी ले सके जितनी कि आपका लॉन्ग टर्म बॉन्ड आपको दे रहा है। सिर्फ जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था कि आपके पास पहले 9% आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा था और नेक्स्ट ईयर में वो 11% इंटरेस्ट दे रहा था, ताकि वो उस एवरेज को कैलकुलेट कर सके जो कि आपका 2 ईयर मेच्योरिटी वाला बॉन्ड दे रहा था विच इज 10%। तो 9% से वो क्विकली अपवर्ड मूव हुआ 11% की तरफ, ताकि वो उस एवरेज को मेंटेन कर सके जो कि आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ योर लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी बॉन्ड की है। तो फिर इसका मतलब इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड्स विद डिफरेंट मेच्योरिटीज मूव टुगेदर, ये फैक्ट जो है इसके साथ डिफेंड होगा। नाउ द सेकंड फैक्ट इज व्हेन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर लो, yield curves are more likely to have an upward slope. When short-term interest rates are high, yield curves are more likely to slope downward and be inverted. ये फैक्ट किस तरीके से जस्टिफाई होता है कि आपके पास लो शॉर्ट टर्म रेट है, जिस तरह हमारे पास इस एग्जांपल में अर्लियर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट लो था 9% पे। अब ये जो 9% का इंटरेस्ट था और आपका लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो है वो 10% ले रहा था, तो इस 9% विल टेंड टूवर्ड्स द हायर साइड और वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो इतना इंक्रीज होगा कि वो उस एवरेज को पे जाकर रुके कि आपका लॉन्ग टर्म और एवरेज जो है वो मेंटेन हो जाए। नाउ द एवरेज शॉर्ट टर्म रेट इज ग्रेटर देन द शॉर्ट टर्म रेट। ठीक है, वो किस तरीके से कि आपके पास एवरेज आ रही है 10%, वेयर एज योर शॉर्ट टर्म रेट इज 9% और एवरेज ऑफ शॉर्ट टर्म रेट इज 10%। तो अब आपकी एवरेज इज ग्रेटर देन योर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, तो जो एवरेज होगी वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट की बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लॉन्ग टर्म आपकी जो यील्ड कर्व होगी वो अपवर्ड स्लोप होगी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट लोअर है तो वो उस ऑपोजिट साइड पर लॉन्ग टर्म को हाईलाइट करेगा, और जैसे ही आपकी एवरेज बैलेंस आउट होगी तो उसके बाद वो फिर से डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है वो मूव होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आपकी एक्सपेक्टेशंस थ्योरी जो है वो इन दो फैक्ट्स को डिफेंड करती है।